हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम 18 नवंबर 2012 का पीवाईक्यू सेट लगाएंगे। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं सीडीपी के। पहले हम 15 क्वेश्चन को आज करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 15 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको लेनी है तो आप हमें बताइए, आपको उसी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। वहाँ से आप अपनी पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और फ्री पीडीएफ है, आपको एक भी रुपया नहीं देना है। जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, आप उनसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2012 का पीवाईक्यू सेट सीडीपी का। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल हुआ है। और बाकी आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को थकाने वाला होगा, ये हमारे लिए ऑप्शन गलत माना जाएगा। और सी ऑप्शन भी और डी ऑप्शन, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ये भी हमारा गलत माना जाएगा, जबकि शिक्षक को तुरंत सुधारना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक शिक्षक अगर बच्चों की त्रुटियां सुधारने में सक्षम नहीं है तो उसकी व्यवस्था में असफलता मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या फिर इसको थीम बोल सकते हैं सबसे अच्छी रहेगी? तो आपके लिए सबसे अच्छी जो थीम है वो कौन सी रहेगी? इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और उनमें सीमित ज्ञान ही होता है। सीमित ज्ञान मतलब उतना ही होता है जो अपने परिवार तक वो सीमित रहते हैं, तो परिवार के बारे में ज़्यादा ही जानते हैं। बाकी विद्यालय और मित्र और पड़ोस के बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं। इस उम्र में नर्सरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो थीम रहेगी वो रहेगी मेरा परिवार, यानी कि वो अपने माता पिता, भाई बहन और बाकी के संबंधों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाता है। बाकी जो विद्यालय और मित्र और पास पड़ोस हैं उनके बारे में अभी थोड़ा जानना शुरू करता है। इसलिए मेरा परिवार जो विषय वस्तु है वो आपकी सबसे बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। तो आप अगर एक टीचर हैं तो आपको किसी भी बच्चे में भेद नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, लेकिन आपको कैसे भी आप बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते। प्रत्येक बच्चे आपके लिए समान हैं और एक जैसा आपको हर बच्चे को मानना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रसित है वह स को बाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बच्चा है जो 100 को बाज पढ़ रहा है, यानी कि वो उल्टा पढ़ रहा है। आपने देखा होगा, आपने एक मूवी भी देखी होगी, तारे ज़मीन पर मूवी है, उसमें जो एक बच्चा होता है तो उस बच्चे को सारे लेटर जो हैं वो उल्टे दिखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। ये जो संबंधित विकार है, ये बच्चों को लेटर जो हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं, इनमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई का सामना करते हैं। और जैसे कि ये बेस्ट एग्जांपल है, कई बार ये पूछा गया है कि 100 को एक बच्चा बाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो वो किस प्रकार के विकार से संबंधित है? तो हमारा डिसलेक्सिया इसका संबंधित हो जाएगा। डिसलेक्सिया ये पठन के विकार से संबंधित होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम आपको जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि आपके विकार हैं और आपके अधिगम से संबंधित आकलन जो होते हैं, वो सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। हार्वर्ड गार्डनर के अलावा आपके लिए जो कोलबर्ग हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जीन पियाजे इम्पोर्टेंट हैं और वाइगोस्की इम्पोर्टेंट हैं। और ये चीज़ें जो आपकी
एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो एक एक करके हम आपको पढ़ा देंगे। आपके एग्ज़ाम तक आपकी सारी वीडियो कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले वहाँ से आपका अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ना हो पाए। इसलिए हम वो छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़ लेंगे। उससे पहले हम ये PYQ सेट पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम छोटे छोटे टॉपिक बीच बीच में पढ़ते हुए चलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह है? करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत होते हैं वो अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, ये अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये स्वनिर्भर बालक होते हैं और अपने निर्णयों को जल्द से जल्द लेने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो ये हमसे चरण ऑप्शन में दिए गए हैं, इन चारों को आपको क्रम से लगाना है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले हमको पूर्व प्रक्रमण करना है, उसके बाद में क्षेत्रीकरण करना है, सेकंड पर आपका ये आ जाएगा और आपका थर्ड नंबर पर आ जाएगा प्रतिक्रिया चयन करना है, देन आपको प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग, ख और का। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन चारों को आपको क्रम से लगाना था, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में क्रम से लगे हुए हैं, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो जो निर्योग्यताएं होती हैं सीखने संबंधी, वो इस प्रकार के बच्चों में पाई जाती हैं जैसे उनके माता पिता में या फिर उनके दादा दादी में किसी प्रकार का जो है समस्या से ग्रसित रहे हो, तो ऐसे बच्चों में समस्याएं देखी जाती हैं। अगर उनके माता पिता में कोई समस्या थी सीखने के प्रति, तो बच्चे भी सीखने के प्रति समस्या का जो है सामना करते हैं। तो इनको जेनेटिक गुण भी बोलते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ऐसे प्रकार के बच्चों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? तो आपको प्रश्न पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि राधिका से प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर नहीं दे पाती है। वैसे ही मोनिका जो एक शिक्षिका है वो मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। मोहन भी उस प्रश्न को बताने में सक्षम नहीं होता है, तो मोनिका जो एक शिक्षिका है वो अपने शब्दों में बदलाव कर देती है ताकि मोहन जो है वो उत्तर बताने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है यह क्या दर्शाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। यानी कि आप देख सकते हैं जब एक शिक्षिका है वो लड़की और लड़के में भेदभाव कर रही हैं, तो वो किस प्रकार का भेदभाव कर रही हैं, यानी कि लिंग भूमिकाओं में वो रूढ़िबद्धता का बढ़ावा दे रही हैं। अगर राधिका ने उत्तर नहीं बता पाया तो आप उनके लिए भी तो शब्दों को चेंज कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपने मोहन से प्रश्न पूछा, मोहन ने आंसर नहीं बता पाया तो आपने प्रश्न के जो पूछने का तरीका है वही चेंज कर दिया, जिससे मोहन को आंसर बताने में कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है यह लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देती है। आपके लिए अगर मोहन स्टूडेंट है तो आपके लिए राधिका भी स्टूडेंट है, इसलिए अगर आपको किसी भी बच्चे से प्रश्न पूछना है तो आप दोनों बच्चों में समानता अपनाएंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी बच्चे में आपको भेदभाव नहीं करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीखने के लिए आकलन जो है ये किसका ध्यान रखता है? तो सबसे पहले सीखने के लिए आकलन क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। तो इसका रचनात्मक आकलन भी इसको कहा जाता है। रचनात्मक आकलन सीखने के लिए आकलन का
अन्य नाम है। तो इसको आप याद रखिएगा, हमसे पूछा भी जा सकता है कि रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं, सीखने के लिए आकलन किसे कहते हैं। तो ये आकलन तब किया जाता है जब बच्चों के सीखने की जो प्रगति है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कैसा सीखा है, वो कौन कौन सी त्रुटियां कर रहे हैं और उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं, इस बारे में बच्चों के सीखने के लिए आकलन किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं को देखा जाता है, त्रुटियों को भी देखा जाता है और अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार में गोद ले लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनको किसी न किसी कारणवश एक परिवार होता है, अमीर परिवार बोल सकते हैं आपको, उसको धनी व्यक्ति बोल सकते हैं, उनको गोद दे दिया जाता है और एक बच्चे को किसी गरीब परिवार में गोद दे दिया जाता है। एक वर्ष के बाद उनके IQ लेवल में पता लगाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि उनका एक वर्ष के बाद में IQ लेवल क्या होगा, यानी कि जो धनी परिवार का बच्चा है और जो निर्धन परिवार का बच्चा है उनके IQ लेवल में क्या अंतर देखने को मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धाओं को प्रभावित नहीं करता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक स्तर है ये किसी प्रकार से IQ को प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, वो भी निर्धन परिवार से थे, लेकिन उनका IQ लेवल इतना हाई था, यानी कि प्रतिभाशाली थे, कि उन्होंने जो मिसाइल मैन है उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने मिसाइल बना दी थी। इसलिए आप निर्धन परिवार के बच्चे का IQ लेवल कम है ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते, और जो धनी व्यक्ति है उसके बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा है ये भी नहीं कह सकते। इसलिए आप याद रखिएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धाओं को प्रभावित नहीं करते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर आपका का लिखा होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लिखना है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। जो आपकी छोटी छोटी मांसपेशियों का जिनमें यूज किया जाता है, यानी कि उंगलियों का यूज किया जाता है, पैरों की उंगलियों का यूज किया जाता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का आपका जिसमें यूज हो वो आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएंगे। जैसे लिखना, बुनना, कढ़ाई करना, ये आपके सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण हैं। जबकि आपका एक और होता है स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में आपकी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि आप पैरों का यूज करेंगे और आप दौड़ने के लिए यूज करेंगे पैरों का, चढ़ने के लिए भी आपको टांगों का यूज करना पड़ेगा और फुदकने के लिए भी आपको पूरे शरीर का यूज करना पड़ता है। इस तरह से हमारे जो ये तीनों ऑप्शन हैं ये हमारे स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण हैं और सूक्ष्म गतिक का आपका लिखना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिखना आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ये भी हम आपको एक वीडियो में बता देंगे कि आपके गतिक कौशल दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल गतिक कौशल, उनके उदाहरण भी आपको अलग अलग बता देंगे। वहाँ से आपके क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या होता है। तो वाइगोत्स्की, जैसे ही आपके वाइगोत्स्की आए आपको याद रखना है सामाजिक और सांस्कृतिक, जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ होता है। तो आपको याद रखना है जहाँ पर भी आपको सामाजिक, सहयोगात्मक और सांस्कृतिक दिख जाए वहाँ आपका वाइगोत्स्की से संबंध होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किशोरों के द्वारा किया जाता है। जबकि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ये हमारा गलत हो जाएगा। आत्मसिद्ध के भाव, ये भी गलत हो जाएगा। और जीवन के बारे में तृप्ति के भाव, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किशोरों के द्वारा होता है। जैसे आप किशोरावस्था में होते हैं तो आपको ये दुश्चिंता रहती है कि आप कब कामयाब हो पाएंगे और कब आपको सफलता मिलेगी। और स्वयं से सरोकार यानी कि आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये आप में खुद से सवाल करते हैं कि आप क्या हैं। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं ये किशोरावस्था में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? तो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया हो सकता है, क्योंकि जो डिस्ग्राफिया है ये कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो इस प्रकार के रोग को आप डिस्ग्राफिया कह सकते हैं, विकार को डिस्ग्राफिया कह सकते हैं। ये शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आपको किसी भी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स चाहिए हैं सीटेट के लिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए होंगे उसी सब्जेक्ट के नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और निकलवा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इतना पढ़ लीजिए।